हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट स्टूडियो। आज हम मेडिवल हिस्ट्री में अरबों के आक्रमण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को पढ़ेंगे। आप हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड सभी वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलते हैं सेशन की ओर। इससे पहले हम यह जानेंगे कि प्राचीन काल में भारत व अरब के संबंध कैसे थे। भारत में आने वाली सबसे पहली मुस्लिम अरब के थे। अरब का अर्थ होता है ललित कथन। भारत में आने वाली सबसे पहली मुस्लिम कौन थे? अरब की। और अरब का अर्थ होता है ललित कथन। अरब देश का ज्यादातर हिस्सा मरुस्थल है। यहाँ बहुत कम मात्रा में वर्षा होती है। पानी की कमी के कारण यहाँ के लोग खेती के बजाय व्यापार और पशुपालन पर निर्भर थे। अरब का ज्यादातर हिस्सा मरुस्थल है, इसलिए यहाँ के लोग व्यापार और पशुपालन करते थे। यह भारत के साथ मुख्यतः व्यापार करते थे। अरब भारत से मसाले, हाथीदांत और बहुमूल्य रत्न ले जाते थे, जबकि यह भारत में शराब, तलवार और अरबी घोड़े आकर बेचते थे। इस प्रकार अरब भारत के साथ व्यापार करके वहां से वस्तुएं खरीद के दूसरे देशों में बेचते थे। 7वीं शताब्दी में अरब में इस्लाम धर्म का उदय हुआ। 7वीं शताब्दी में अरब में इस्लाम धर्म का उदय हुआ था। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब की मृत्यु के पश्चात खलीफा पद शुरू हो गया था। इनके द्वारा इस्लाम धर्म का प्रचार बड़ी तेजी से पूरे अरब में होने लगा था। 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उनके उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। खलीफा द्वारा इस्लाम धर्म का प्रचार बड़ी तेजी से पूरे अरब में होने लगा। भारत आने वाले अरब के व्यापारी सिंध में व्यापार के साथ साथ इस्लाम धर्म का भी प्रचार करते थे। अब अरबों ने भारत पर आक्रमण क्यों किया, इसके कारण क्या थे? कुछ कारण रहे होंगे, वह हम जान लेते हैं। यह भारत के धन के प्रति आकर्षित थे और यह भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार करना चाहते थे, क्योंकि उस समय भारत के पास बहुत धन था। अरब व्यापारी के मालवाहक जहाज तत्कालीन देवल बंदरगाह पर समुद्री लुटेरों द्वारा लूट लिए जाते थे। अरब व्यापारी के जो मालवाहक जहाज होते थे वह देवल बंदरगाह पर समुद्री लुटेरों द्वारा लूट लिए जाते थे। और एक तत्कालीन कारण क्या है? सिंगल द्वीप के राजा ने खलीफा और ईरान के राज्यपाल अल हजाज को 8 जहाज भरकर उपहार भेजे थे। सिंगल द्वीप वर्तमान में श्रीलंका का नाम है। सिंगल द्वीप श्रीलंका को पहले सिंगल द्वीप कहते थे। सिंगल द्वीप के राजा ने ईरान के राज्यपाल और खलीफा अल हजाज को 8 जहाज भरकर उपहार भेजे थे, लेकिन समुद्री लुटेरों द्वारा देवल बंदरगाह पर इन्हें लूट लिया गया। देवल बंदरगाह उस समय राजा दाहिर के कंट्रोल में था। अल हजाज ने राजा दाहिर से इसके मुआवजे की मांग की, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। इस कारण अल हजाज ने अपने भतीजे मोहम्मद बिन कासिम को भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। अब मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करने आता है। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध पर अरबों का पहला सफल अरब आक्रमण हुआ था। पहले भी कई बार अरब आक्रमणकारियों ने सिंध पर अधिकार करने का प्रयत्न किया था, परंतु वे असफल रहे थे। मोहम्मद बिन कासिम से पहले अनेक आक्रमणकारी ने सिंध पर अधिकार करने का प्रयत्न किया था, लेकिन वह असफल रहे। मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में आता है और यह सिंध पर अरबों का पहला सफल अरब आक्रमणकारी था। अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में विजय प्राप्त की थी। अरबों ने सिंध पर कब विजय प्राप्त की थी? 712 ईस्वी में। अरब आक्रमण के समय सिंध पर राजा दाहिर का शासन था। अब हम मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि यह कहाँ के थे, इनका राज्य कहाँ, विस्तार कहाँ तक था। मोहम्मद बिन कासिम का जन्म 695 ईस्वी में सऊदी अरब के ताइफ नामक शहर में हुआ था। इनके पिता का नाम किम बिन यूसुफ था। बचपन में इसके पिता की मृत्यु हो जाती है। इसके चाचा का नाम अल हजाज था। अल हजाज कौन था? अल हजाज ईरान का राज्यपाल और खलीफा था। मोहम्मद बिन कासिम अल हजाज का दामाद व भतीजा था। इसने अपनी पुत्री जुबैदा का विवाह मोहम्मद बिन कासिम से किया था।
अल हजाज ने ही कासिम को युद्ध शिक्षा प्रदान की व इसका पालन पोषण किया था। अल हजाज के कहने पर ही इसने सिंध पर आक्रमण किया था। अल हजाज ने ही कासिम को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। और राजा दाहिर का इतिहास क्या है? राजा दाहिर का जन्म 663 ईस्वी में सिंध प्रदेश के अटूट में हुआ था। राजा दाहिर का जन्म पुष्कर ब्राह्मण के घराने में 663 ईस्वी में सिंध प्रदेश के अटूट में हुआ था। राजा दाहिर के पिता का नाम राजा चच और माता का नाम सुहंदी था। सुहंदी देवी राजसाहसी की विधवा थी। राजा चच के पास कोई पुत्र नहीं था, इसलिए इन्होंने सुहंदी से विवाह कर लिया था। सुहंदी के 2 पुत्र थे, एक चंद्र और दूसरा दाहिर। राजा दाहिर से पहले उसका बड़ा भाई चंद्र 7 वर्षों के लिए शासक बनता है। इसने बौद्ध धर्म का विकसित किया, अर्थात सिंध में बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया। लेकिन 7 वर्षों के बाद दाहिर सिंध का शासक बनता है। कहीं कहीं इसका शासनकाल 669 से 712 दिया गया है और कहीं कहीं 695 से 712 ईस्वी तक राजा दाहिर का शासन दिया गया है। आपको दोनों डेट याद रखनी है। राजा दाहिर की पत्नी का नाम रानीबाई और रानी लाड़ी था। रानी लाड़ी के एक पुत्र और 2 पुत्री थी। यह कौन थी? एक पुत्र जय सिंह जयसाय और 2 पुत्री सूर्या देवी और परमल देवी। आपको राजा दाहिर के बारे में क्या याद रखना है? इसके पिता का नाम राजा चच, माता का नाम सुहंदी और इसके पुत्र का नाम जयसाय था, क्योंकि ये परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। राजा दाहिर की राजधानी 2 थी। कौन कौन सी? एक तो अरूर और दूसरी ब्राह्मणाबाद। राजा दाहिर की 2 भागों की राजधानी कौन कौन सी थी? एक अरूर और दूसरा ब्राह्मणाबाद। अरूर को अलवर भी कहते हैं। अब मोहम्मद बिन कासिम तो कासिम धीरे धीरे करके सिंध के सभी प्रदेशों को जीतता जाता है। 710 ईस्वी में कासिम अल हजाज के आदेश पर 15,000 पैदल सैनिक व अश्व सेना के साथ ईरान के शिराज शहर से रवाना हुआ था। इसने 711 ईस्वी में देवल पर आक्रमण किया। कासिम ने 711 ईस्वी में देवल पर आक्रमण किया। उस समय देवल सिंध प्रदेश का प्रमुख बंदरगाह था। दाहिर ने अपनी दूरदर्शिता का परिचय देते हुए देवल की रक्षा नहीं की और पश्चिमी किनारों को छोड़कर पूर्वी किनारों से बचाव की लड़ाई आरंभ कर दी। इस प्रकार देवल कासिम के कब्जे में आ गया। अब कासिम नेउन विजय करता है। नेउन कहाँ है? नेउन पाकिस्तान के हैदराबाद में स्थित चराक नामक स्थान के पास स्थित है। दाहिर ने नेउन की रक्षा का दायित्व एक पुरोहित को सौंपकर अपने बेटे जयसिंह को ब्राह्मणाबाद बुला लिया था। नेउन में बौद्ध भिक्षुओं की संख्या अधिक थी, अतः कासिम ने बिना युद्ध के ही नेउन दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। इस प्रकार कासिम का नेउन पर अधिकार हो गया। हालांकि राजपूतों और कुछ ब्राह्मणों ने इसकी दुर्ग की रक्षा का प्रयत्न किया था, लेकिन वह असफल रहे थे। इसके बाद कासिम अलवर विजय करता है। अलवर विजय कैसे करता है? राजौर नामक स्थान पर दाहिर और कासिम के बीच भयंकर युद्ध होता है। राजौर नामक स्थान पर दाहिर और कासिम के बीच भयंकर युद्ध होता है। इस युद्ध में राजा दाहिर की मृत्यु हो जाती है। और राजा दाहिर की मृत्यु कब हो जाती है? 712 ईस्वी में। 712 ईस्वी में राजौर युद्ध के दौरान राजा दाहिर की मृत्यु हो जाती है। इस युद्ध के बाद उसका पुत्र जयसाय ब्राह्मणाबाद चला गया था। अब मोहम्मद बिन कासिम ब्राह्मणाबाद पर आक्रमण करता है। ब्राह्मणाबाद में जयसाय या जयसिंह और मोहम्मद बिन कासिम के बीच युद्ध हुआ, परंतु विश्वासघात के कारण जयसिंह को पराजय हुई। कासिम ने यहाँ के कोष पर अधिकार कर लिया और ऐसा कहा जाता है कि इसने 17 वर्ष से ऊपर लगभग 6,000 लोगों की हत्या कर दी थी। इसके बाद कासिम ने मुल्तान विजय की। आंतरिक कलह के कारण विश्वासघातियों ने मोहम्मद बिन कासिम का साथ दिया। इस कारण कासिम का मुल्तान पर अधिकार हो गया। कासिम व उसकी सेना को मुल्तान से इतना धन सोना प्राप्त हुआ कि अरबों द्वारा इसे स्वर्ण नगरी नाम दिया गया था, क्योंकि
मुल्तान में सोने की संख्या अधिक थी। अब कासिम की मृत्यु कैसे होती है? इसकी मृत्यु की दो कहानी वर्णित हैं। मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु में कहा जाता है कि खलीफा सुलेमान ने इसे दंड दिया था। अल हजाज के बाद खलीफा कौन बनता है? सुलेमान। सुलेमान ने अल हजाज के भेजे सभी अभियान वापस बुला लिए और सुलेमान ने मोहम्मद बिन कासिम को दंड दिया था। यह है पहली कहानी। और दूसरी कहानी चचनामा में वर्णित है। अब अरब आक्रमण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य कुछ वो भी पढ़ लेते हैं। सर्वप्रथम कासिम ने सिंध प्रांत पर जजिया कर लगाया था। सर्वप्रथम जजिया कर भारत में किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध प्रांत पर 712 ईस्वी में। इसने सिंध में दीनार नामक स्वर्ण मुद्रा भी चलाई थी। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध में दीनार नामक स्वर्ण मुद्रा भी चलाई थी। उस समय कुछ पुस्तक लिखी गई थी, उनको भी पढ़ लेते हैं। चचनामा अली अहमद द्वारा अरबी भाषा में लिखी गई थी। चचनामा अली अहमद द्वारा अरबी भाषा में लिखी गई थी और इस पुस्तक से सिंध पर अरबों के आक्रमण का इतिहास मिलता है। तारीख ए सिंध मीर मासूम द्वारा लिखी गई थी। तारीख ए सिंध किसके द्वारा लिखी गई थी? मीर मासूम द्वारा। तारीख ए सिंध को मासूम ए सिंध भी कहते हैं। मीर मासूम चूंकि अकबर के समकालीन था। मीर मासूम किसके समकालीन था? अकबर के। अतः इसकी पुस्तक में तारीख ए सिंध, मीर मासूम की पुस्तक तारीख ए सिंध में अरब आक्रमण से लेकर अकबर के इतिहास का वर्णन है और यह पुस्तक चचनामा पर आधारित थी। किताब उल जुज की रचना अल फाजरी ने की थी और यह पुस्तक खगोल शास्त्र पर आधारित थी। अल फाजरी ने ब्रह्मगुप्त द्वारा लिखित ब्रह्म सिद्धांत और खंड खाद्य का अरबी भाषा में अनुवाद करवाया था। अल फाजरी ने ब्रह्मगुप्त द्वारा लिखित ब्रह्म सिद्धांत और खंड खाद्य का अरबी भाषा में अनुवाद करवाया था। ब्रह्म सिद्धांत का अरबी नाम क्या है? इल्म उल साहिब। इसके अलावा कासिम ने विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र का अरबी अनुवाद कलीला दमना नाम से करवाया था। पंचतंत्र का अरबी नाम क्या है? कलीला दमना। और इसका अनुवाद कासिम ने करवाया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।